Hey everyone, welcome back to the Layman Way and a very good morning to all of you. And let's start our lecture today जहाँ पे हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर UPSC Prelims 2022 and if you are new to the channel do not forget to like, share, subscribe and also press the bell icon. तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और अपना आज ज्योग्राफी हम 2 आर्टिकल बचे थे पिछले वाले उनको हम कंप्लीट करके फिर आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, है ना। वो दोनों भी हम आज कर लेंगे, है ना। तो पहला जो टॉपिक है ज्योग्राफी में इट इज़ अबाउट ला नीना, है ना। तो ला नीना समझने से पहले कि ला नीना क्या होता है हम क्या करते हैं ना, हम एक बार एक नॉर्मल कंडीशन समझते हैं कि वेदर की नॉर्मल कंडीशन जो है इंडो पैसिफिक रीजन में कैसी रहती है ना। तो नॉर्मल ईयर में देखो क्या होता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो कोस्ट है, ये वाला पूरा रीजन है ना, ये पैसिफिक ओशियन है ना, इसके वेस्टर्न साइड पे मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास, है ना। और ये आपको पता है दिस इज साउथ अमेरिका, है ना। यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो करता है, कौन सा करंट फ्लो करता है, पिरोवियन करंट या फिर हमबोल्ड करंट, है ना, यहाँ पे फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जनरली नॉर्मल सिनेरियो में क्या रहता है, यहाँ पे पानी ठंडा होता है, मतलब यहाँ पे अपवेलिंग होती है ठंडे पानी की, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है और वार्म वाटर बेसिकली इधर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वार्म वाटर रहता है, यहाँ पे वार्मनेस रहती है और यहाँ पे कोल्डनेस रहती है। तो जब ये वार्म होता है तो क्या होता है, जनरली जब कोई चीज़ गर्म होती है तो क्या होती है, वो एवेपोरेट करती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एवेपोरेशन होता है ना, फिर क्लाउड बनते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है और फिर रेनफॉल होती है ना। और फिर यही विंड यहाँ से फिर इधर जाती है ना। तो ये ट्रेड विंड ऐसे ब्लो करती हैं और इधर फिर आके फिर नीचे आती हैं। तो इस टाइप से जो सर्कुलेशन है वो चलता है। समझ में आ रहा है कैसा नॉर्मल में कैसा सर्कुलेशन चलता है। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हॉट रहता है, यहाँ पे कोल्ड रहता है, मतलब नीचे से अपवेलिंग होती है कोल्ड वाटर की और ऊपर से वार्म वाटर इधर जाता है। तो वार्म वाटर जब इधर जाता है फिर यहाँ पे ऊपर इवेपोरेशन होता है ना, फिर कंडेंसेशन होता है जो बारिश पड़ती है और फिर कोल्ड होकर ये फिर जो विंड्स हैं वो फिर इधर जाती हैं, है ना, इस साइड जाती है। तो इस टाइप से पूरा सर्कुलेशन जो है वो चलता है। ये है नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है, समझ में आया। ऑस्ट्रेलिया के अराउंड हॉट टेम्परेचर है और यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है। अब क्या होता है, पहले हम एल नीनो समझते हैं कि एल नीनो क्या होता है ना। तो एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो के बाद हम समझेंगे ला नीना क्या होता है। एल नीनो में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, सर्कुलेशन जो है वो उल्टा हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे हॉटनेस थी, अब यहाँ पे हॉट नहीं है ना। पहले क्या हो रहा था कि विंड ऐसे ब्लो कर रही थी, पानी ऐसे ब्लो कर रहा था, है ना, पानी जो है वो विंड के साथ ऐसे इधर से ब्लो कर रहा था, साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया ब्लो कर रहा था, है ना। बट अभी क्या रिवर्स हो जाता है जस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो साउथ अमेरिकन कोस्ट है ये वाली, यहाँ पे जो पानी है वो गर्म हो जाता है, अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो कोल्ड हो जाता है, यहाँ पे जो विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं और यहाँ पे हॉटनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन जो पहले हो रहा था, ऊपर इवेपोरेशन से फिर कंडेंसेशन हो रहा था, वो एकदम ही डिक्रीज हो जाता है और कुछ कुछ कंडीशंस में इवन ड्रॉट भी आ जाता है क्योंकि रेनफॉल बहुत ही कम हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो यहाँ का वार्म वाटर है वो कहाँ मूव करने लगता है एल नीनो में, साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ, है ना। तो जब ये साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ मूव करने लगता है तो वार्म टेम्परेचर इधर हो जाता है ना। और यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे विंटर जो होती है वो वार्म हो जाती है एल नीनो में। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है एल नीनो, जहाँ पे साउथ अमेरिकन कोस्ट में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से लगभग बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला आता है ला नीना। व्हाट इज़ ला नीना। तो ला नीना में क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में हमने नॉर्मल कंडीशन में क्या बात किया था कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हॉटनेस रहती है ना, और यहाँ पे कोल्डनेस रहती है ना। फिर हमने देखा कि एल नीनो में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पे हॉटनेस बढ़ जाती है ना। यही हमने डिस्कस किया था। फिर ला नीना में क्या होता है, ला नीना में बेसिकली यहाँ पे जो हॉटनेस है वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब समझ रहे हो, एक तो न्यूट्रल चीज़ है, ये नॉर्मल हॉटनेस है और यहाँ पे नॉर्मल कोल्डनेस है। लेट्स से ये प्लस से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, इसको माइनस से इंडिकेट कर देता हूँ, कोल्डनेस है। तो यहाँ पे दूसरे में क्या होता है, एल नीनो में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा पड़ जाता है ना, और यहाँ पे गर्मी आ जाती है ना। बट ला नीना में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्डनेस हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा यहाँ हॉटनेस हो जाएगी तो क्या होगा, एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन होगा, एक्सेसिव इवेपोरेशन होगा और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो क्या होगा, फ्लड्स वगैरह आएंगे इधर इन वाली कोस्ट पे, है ना। तो ला नीना में यही होता है।
ला नीना में यहाँ पे जो है इधर फ्लड्स वगैरह आने लगते हैं चाइना साइड, है ना, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, तो उसको हम बोलते हैं ला नीना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है ये साउथ अमेरिकन कोस्ट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ला नीना, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन हैवी एंड बेटर मानसून रेन्स इन इंडिया, है ना, मोर देन यूजुअल मानसून रेन्स आती है इंडिया में, है ना। ड्रॉट्स आते हैं कहाँ पे, पेरू एंड इक्वाडोर में, हमने देखा था उस साइड जो है जहाँ पे कोल्डनेस होगी वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो वहाँ पे ड्रॉट्स आएंगे, है ना। ऑस्ट्रेलिया में हैवी फ्लड्स आते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है ना। हाई टेम्परेचर्स इन इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, तो वेस्ट पैसिफिक का जो वेस्ट साइड है, जो इधर वाला साइड है, वहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर्स हो जाते हैं, है ना, लानीना में। ये समझ में आ गया, दिस इज़ ऑल द कंसेप्ट अबाउट लानीना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात करते हैं। ये इशू बहुत टाइम से न्यूज़ में है ना। केरला और तमिलनाडु के बीच में डैम को लेकर, इस डैम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कौन कितना पानी कंट्रोल करेगा इसका, है ना। तो ये कन्फ्लिक्ट आता रहता है, तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। तो ये कौन कौन सी रिवर्स पर है, मुल्ला पेरियार और मुल्लयार और पेरियार, इन्हीं दोनों नाम से बना है मुल्ला पेरियार, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार बेसिकली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मुल्लयार रिवर, है ना, एंड पेरियार रिवर। पेरियार रिवर क्या है, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है ना, ये याद रखना, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, ठीक है। तो इनसे मिलकर ये कॉन्फ्लुएंस बना है ना, उसके पानी को ये कंट्रोल करता है ये वाला डैम, ठीक है। ये डैम को ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, ठीक है। तो बस ये याद रखना, ठीक है। पेरियार रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट से राइज होती है ना, तमिलनाडु के बॉर्डर से फ्लो होते होते अरेबियन सी में एम्प्टी होती है ना। लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे ज्योग्राफी के खत्म हो गए, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी में, पॉलिटी करंट अफेयर्स, और पॉलिटी के भी हम आज खत्म कर देंगे, जो सुपर इंपॉर्टेंट है हम बस वही डिस्कस कर रहे हैं ना। तो चलो आगे पहला आर्टिकल बात करते हैं अबाउट पीपल्स प्लान कैंपेन, ठीक है। तो पीपल प्लान्स कैंपेन क्या है, मतलब लोगों का प्लान, है ना। लोग जो है देखो, कभी भी जब ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात आती है ना, तो हमेशा हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, पंचायत से स्टार्ट करते हैं, एकदम लोअर लेवल से, फिर हम ऊपर बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट में, फिर हम और ऊपर बढ़ते हैं, है ना, इस टाइप से होता है। तब एंड में आता है नेशनल, नेशनल एकदम एंड में आता है, ठीक है। नेशनल के नीचे स्टेट आता है, स्टेट के नीचे लोकल गवर्नमेंट आते हैं, है ना, और लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये सब आता है, ग्राम सभा और वो, है ना। तो अगर हमको पीपल्स का पार्टिसिपेशन, पीपल के लिए प्लान बनाना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ग्राम सभा से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये वही है बेसिकली, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज़। ये किसने लॉन्च किया सबसे पहले, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसका मकसद ये है कि हम जो ग्राम पंचायत हैं उनको हम हेल्प करेंगे, किस में हेल्प करेंगे, जो गवर्नमेंट जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है ना, हर एक आर्टिकल 243, अगर आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 243G के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करता है, उसके अंदर हर ग्राम सभा को एक ग्राम सभा डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है ना। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है, जिसमें वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिक जस्टिस हम कैसे इंश्योर करेंगे, है ना, इन सब के बारे में प्लान बनता है। तो वो वही उसी में ही हम इनको हेल्प करेंगे, है ना। तो इट विल हेल्प द ग्राम पंचायत इन द प्रिपरेशन ऑफ अ कन्वर्जेंट होलिस्टिक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन रिस्पेक्टिव एरियाज, ठीक है। तो जो गैप्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, है ना। और फिर हम बेसिकली इसमें मदद करेंगे इनको ये डेवलपमेंट प्लान बनाने में, है ना। तो ये जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, ये बेसिकली अंडर आर्टिकल 243G के अंदर आता है ना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम पंचायत को मैंडेट करता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए बेसिकली एक प्लान बनाएंगे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट, ताकि रिसोर्सेज जो है उनका यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली हो पाए, है ना। तो वही है अपना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ प्रगति प्लेटफॉर्म, ये भी बहुत सालों से न्यूज़ में है। तो प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो सिटीजन्स के ग्रीवेंसेज हैं, मतलब जो भी दिक्कतें हैं सिटीजन्स की, उनको हम एड्रेस करते हैं, है ना। तो इसमें जैसे मोदी जी क्या कॉन्फ्रेंस लेते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट्स के, उनके साथ, और जितने भी यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ बैठ के मंथली बेसिकली ये रिव्यू होता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे एड्रेस किया हमने उनको, है ना। तो ये सब जो है, ये सब कहाँ है, ये प्रगति प्लेटफॉर्म में होता है ना। अब मल्टीपर्पज़ मल्टी मॉडल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कब लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था, एम्ड एट एड्रेसिंग कॉमन मैन्स ग्रीवेंस, है ना। तो आम जनता की दिक्कतों को एड्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ना, टू साइमल्टेनियसली मॉनिटर एंड रिव्यू इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको हम इसमें बेसिकली रिव्यू करते हैं, ठीक है। 3 ईयर का स्ट्रक्चर है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। यूनियन गवर्नमेंट पहले पे है प्राइम मिनिस्टर्स, है ना, प्राइम मिनिस्टर खुद है,
प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर खुद है, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज है और नीचे लेवल पे चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट हैं, जिनके साथ बेसिकली ये चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट बेसिकली उनका रिव्यू होता है कि कैसा चल रहा है, क्या आपने स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया या फिर कैसे हमने दिक्कतों को एड्रेस किया, है ना। तो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, मैंने शायद चीफ मिनिस्टर बोल दिया था तो गलती से बोल दिया, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं इसमें, है ना, चीफ सेक्रेटरी होते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नई गाइडलाइंस लॉन्च की हैं, किसके लिए, सिटीजनशिप की टर्मिनेशन के लिए, है ना। इसकी हम बात करेंगे कि टर्मिनेशन कैसे हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या है, इसमें क्या क्या नया है। तो इसमें जो प्रोसेस ऑफ रेनन्सिएशन है वो 60 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब आपकी जो आपका प्रोसेस है पूरा टर्मिनेशन का वो 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप अपनी सिटीजनशिप को क्यों रेनाउंस कर रहे हो, है ना। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जो हैं, आईएएस जो होते हैं, उनको आपको सबमिट करने पड़ेंगे एज़ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके तहत ये बोला जाता है कि अगर आपकी सिटीजनशिप जाती है तो आपके जो माइनर चाइल्ड हैं उनकी भी सिटीजनशिप इंडिया की चली जाएगी, है ना। तो उसके साथ साथ आपके माइनर चाइल्ड की भी जो सिटीजनशिप है वो चली जाती है ना। तो किस टाइप से आप सिटीजनशिप लूज़ कर सकते हो, तो 3 वेज़ होते हैं अंडर जो मेंशन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में। तो पहला कौन सा है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। एक एक करके देखते हैं। रिनंसिएशन क्या होता है कि आप खुद से ही बोल दो कि हमको अब सिटीजनशिप नहीं चाहिए, है ना, खुद ही से ही आपने गिव अप कर दिया सिटीजनशिप, दैट इज़ कॉल्ड रिनंसिएशन, है ना, मैंने रिनाउंस कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, मान लो आपने, अब आपको पता है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है ना, आप ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो आपने मान लो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, है ना, तो फिर क्या होगा, आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। जब आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है दैट वुड बी टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेशन। उसके बाद आता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब आपको डिप्राइव करेगी गवर्नमेंट सिटीजनशिप से। क्यों करेगी, जब आपने कुछ गलत काम किया होगा या आपने लेट्स से जो सिटीजनशिप है वो फ्रॉड के थ्रू आपने ली हो, है ना, या फिर आपने आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनिमी इंडिया के एनिमी को दे दी हो ड्यूरिंग अ वॉर या फिर ऐसा कुछ, या फिर आपको इम्प्रिजन किया गया हो, है ना, 5 साल की आपने इम्प्रिजनमेंट झेली हो और इसमें से 2 साल आपको लगातार इम्प्रिजन किया हो, 5 साल के अंदर छूटे छूटे आपको 2 साल के अंदर फिर से इम्प्रिजनमेंट हुआ हो, तब हो सकता है ना। या फिर और 2-3 और क्राइटेरिया है, लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप जो है सिटीजनशिप से डिप्राइव करे जा सकते हो। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है आपने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या नेशनल फ्लैग है, जो भी सिंबल्स हैं हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको डिसरिस्पेक्ट किया हो, है ना। तो इन सब तरीक़ों से आपकी ये जो सिटीजनशिप है उसको डिप्राइव किया जा सकता है ना। तो अच्छा, वो जो मैं बता रहा था कि वो 5 साल वाला ये है कि 5 साल के अंदर आपको, मतलब 5, जब आपको सिटीजनशिप मिली तो 5 साल के अंदर अंदर आप 2 साल इम्प्रिजनमेंट, आपको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया किसी क्राइम के लिए, है ना। ये वाला एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, कि ये 5 साल वाला क्या है ना, ये ऐसा भी है एक, है ना। तो ये एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में बात करते हैं। ये इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1971 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। इसके चेयर कौन करता है इनको, होम मिनिस्टर अपने, है ना, होम मिनिस्टर इनको चेयर करते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना कि जोनल काउंसिल जब हम पढ़ते हैं ना, जोनल काउंसिल, तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग से है ना, वो जोनल काउंसिल के एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, ये बनी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के थ्रू बनी है ना। तो ये अलग एक्ट के थ्रू बनी है और जो हमारी बाकी जोनल काउंसिल्स हैं, है ना, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ और मिडिल वाला, ठीक है, सेंट्रल जोन जो है, ये अलग एक्ट के थ्रू बनी है ना, जोनल काउंसिल एक्ट के थ्रू बनी है। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ी अलग चलती है नॉर्थ ईस्टर्न वाली, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्टर्न को स्पेशली केटर करना है ना। इसमें 8 स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो स्टेट है वो इसमें आते हैं, जितने भी सारे स्टेट्स हैं, है ना। मेंबर्स की बात करें तो इसमें गवर्नर रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, 8 स्टेट्स के, है ना। और फिर इंक्लूडिंग सिक्किम एंड चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इसमें 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और चेयरमैन तो पता ही है हम लोग कौन रहते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं, है ना। चल, उसके बाद आगे बात करते हैं, 2 आर्टिकल और बचे हैं। पहला है गैम्बलिंग। तो जो गैम्बलिंग है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है वो गैम्बलिंग के ऊपर लॉ बनाता है ना। तो इसमें कुछ कुछ बात कर लेते हैं। हॉर्स रेसिंग जो है वो इंडिया में लीगल है ना, उसको उसको लीगलाइज़ कर दिया गया और कुछ कुछ स्टेट्स ने लॉटरीज़ को भी लीगलाइज़ किया है ना। जैसे महाराष्ट्र जो है उसने
गैम्बलिंग को प्रोहिबिट किया हुआ है। और जो ई गेमिंग है ना, ई गेमिंग मतलब जो गेम्स ऑफ चांस होते हैं, जैसे मान लो एक मैंने कॉइन उछाला है ना, तो आपने बोली लगाई कि हेड जाएगा, हेड्स पे मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ है ना, तो दिस इज़ अ गेम ऑफ चांस, इसमें आपका कोई स्किल नहीं है ना। तो इसमें इसको लीगलाइज़ कर दिया गया है सिक्किम और नागालैंड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके रिस्पेक्ट में एक कमेटी आई थी जिसका नाम हमको जानना इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लोढ़ा कमेटी। तो लोढ़ा कमेटी जो है उसने बीसीसीआई में रिफॉर्म्स की बात करी थी। उन्होंने ये बोला था कि आप जो ये है बैटिंग है उसको भले ही लीगलाइज़ कर दो है ना, बैटिंग को आप लीगलाइज़ कर दो, लेकिन जो फिक्सिंग है, जो स्पॉट फिक्सिंग वगैरह होती है ना मैचेस में, उसको आप क्रिमिनलाइज़ करो है ना, उसको वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए फिक्सिंग, ठीक है। तो ये लोढ़ा कमेटी ने बोला था। तो आपको बस ये याद रखना है कि लोढ़ा कमेटी किससे रिलेटेड है, बीसीसीआई में रिफॉर्म से रिलेटेड है ना, ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। पॉलिटी की हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में आगे बढ़ते हैं। पहला है अबाउट इंटरपोल, ठीक है। तो इंटरपोल क्या है, नाम में ही पता चल रहा है, इंटर पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस है ना, इंटरपोल नाम ही ऐसे है इंटरनेशनल पुलिस। तो ये क्या है, एक वो बेसिकली इंटरनेशनल, जैसे पुलिस इंडिया में काम करती है वैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो पुलिस काम करती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, ठीक है। तो इन्होंने एक ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है ना, टू अप्रेज पीपल ऑफ मेजर साइबर थ्रेट्स। द 3-week कैंपेन वुड रन प्राइमली थ्रू सोशल मीडिया, विल फोकस ऑन रैंसमवेयर, ऑनलाइन स्कैम्स, फिशिंग, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़, है ना। तो जो भी हमारे ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं ना, उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है ना। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन सारी 194 मेंबर कंट्रीज़ की जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका पार्ट है। हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस में है। फाउंड कब हुई थी, 1923 में। इंडिया ने ज्वाइन किया था कब, 1949 में, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर है, ये याद रखना है ना। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस फोर्सेज जो है 194 मेंबर कंट्रीज़ की, उसको बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है, उसमें कोऑर्डिनेशन लाती है, ठीक है। तो ये इसका काम है। हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस में, ये याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं ना। तो आईईए जो है उसने इंडिया को फुल टाइम मेंबर रखने के लिए इनवाइट किया है ना। तो यही बस न्यूज़ में था। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये। 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, है ना। नाम में क्या है, एनर्जी है, तो फोकस एरिया भी क्या होगा, एनर्जी होगा, है ना। तो ये बेसिकली एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, है ना, इन सब पे फोकस करके काम करती है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इंटरपोल का, लियोन फ्रांस में। इसका कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। अ कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ ओईसीडी। अगर आपको इसका मेंबर होना है आईईए का, तो ओईसीडी का आपको मेंबर होना पड़ेगा, है ना। ये याद रखना, अगर आपको आईईए का मेंबर बनना है तो आपको ओईसीडी का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को कमेंट करके बताना क्या इंडिया ओईसीडी का मेंबर है कि नहीं है, कि नहीं है। आईईए ने इनवाइट तो किया है इंडिया को फुल टाइम मेंबर के लिए, बट क्या इंडिया ओईसीडी का मेंबर है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की कौन सी रिपोर्ट है, ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट करता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है आईईए की। तो एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी मोस्टली जितनी भी 90% ऑफ द जो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो एनर्जी से रिलेटेड है वो आईईए ही इस्टेब्लिश करता है। चाहे वो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हो, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स हो, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस हो, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव हो, है ना। बट इसमें ये याद ध्यान रखना, एक एक ऐसी एक्सेप्शन है इसमें, कौन सी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। एक एक रिपोर्ट आती है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स करके, वो ये रिलीज़ नहीं करता है। वो कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो याद रखना, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। आप ऐसे ही लर्न तो ऐसे ही करोगे ना, एनर्जी से रिलेटेड जितनी रिपोर्ट्स है सारी आईईए करता है, तो फंसा देगा आपको इधर, है ना। तो ये याद रखना कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो ये रिलीज़ नहीं करता है आईईए, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है। इतना याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीसा के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सीसा, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसमें हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और उसके थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, है ना। तो एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो इस साल की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है 2021 की, वो कजाकिस्तान में हुई, है ना। तो अब इसका आगे बात करते हैं क्या है ये। एक मल्टीनेशनल फोरम है जिसमें हम कॉपरेशन को इन्हांस करेंगे, है ना। कॉपरेशन को इन्हांस करेंगे, किस लिए कॉपरेशन करेंगे, पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एशिया में, है ना। तो देखो जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, सबका कुछ ना मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मकसद यही रहता है कि हम कॉपरेशन करेंगे, पीस लाएंगे, सिक्योरिटी लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, है ना। यही मकसद रहता है ना। इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, यही तीन चीज़ चाहिए, है ना, और पैसा, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आ जाता है ना, वो सब चीज़ें। तो पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वो भी सिक्योरिटी का पार्ट है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का पार्ट है ना। तो पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी,
ये एशिया में हम इंश्योर करेंगे। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1990 मतलब 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेक्रेटेरिएट कहाँ है? कज़ाकिस्तान की जो कैपिटल है नूर सुल्तान, वहाँ पे इसका जो है वो सेक्रेटेरिएट है ना। तो जो स्टेट है, जो भी इसका मेंबर होते हैं, जो भी आते हैं इसमें, उनका एटलीस्ट कुछ पार्ट टेरिटरी का एशिया में होना चाहिए, है ना। तो ये अगर ऐसा आ जाए कि जो CICA में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर एशियन मेंबर्स ओनली एंड मस्ट हैव सम टेरिटरी इन एशिया, तो ऐसा सही हो जाएगा। क्योंकि हम बाकी ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे हम AIIB के बारे में पढ़ते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, तो इन सब में क्या रहता है, इस सब में बाहर के भी मेंबर्स रहते हैं, ऑल्दो नाम में एशिया बट बाहर के भी रहते हैं। तो हमारी टेंडेंसी ये हो सकती है कि हम इसमें भी वैसा कर दें। बट हमको ध्यान रखना है कि जो CICA है उसमें कुछ टेरिटरी का पार्ट जो है वो एशिया में होना चाहिए, है ना। इंडिया इसका मेंबर है ना, जब से ये बना है तब से इंडिया इसका मेंबर है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन नहीं कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो ये कब स्टैब्लिश हुई थी? देखो, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जिसके थ्रू हमने IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया था, IBRD जिसको बोलते हैं, है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। तो उसमें हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बाद में GATT के थ्रू बना था ना, वर्ल्ड बैंक बन गया था। तो वर्ल्ड बैंक में जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना, तो उसमें 5 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस थी, है ना। उनमें से एक है IFC, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करेंगे, है ना, प्राइवेट सेक्टर को बूस्टअप करेंगे ताकि पॉवर्टी को हम हटा सकें वहाँ से, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये ऐसा कुछ सोशल वर्क नहीं करती, ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, प्रॉफिट के लिए ही काम करती है। और ये इंश्योर करती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए ये काम करती है। क्या है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करती है। मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स, इट इज़ अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया। मेरे को एक बात बताओ, 5 मेंबर हैं टोटल, है ना, उनमें से एक तो ये है, तो बाकी 4 कौन से हैं, है ना। तो मेरे को बताना बाकी 4 कौन से हैं। एक मीगा है, जैसे मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, है ना, ठीक है। तो ऐसे कर करके 3 और हैं, 2 तो मैंने बता दिए, अब 3 बचे। 3 मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से ऐसे 3 और हैं, ठीक है। और उनमें से, उन टोटल 5 में से इंडिया किसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ये भी आपको बताना है कि इंडिया किसका मेंबर नहीं है उन 5 में से, ये भी आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर्स का कायम वाशिंगटन DC में है ना। इस्टेब्लिश एज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन स्ट्रिक्टली फॉर प्रॉफिट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। जो फॉर प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनसे प्रॉफिट आता है, उनमें ये इन्वेस्ट करती है ताकि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएँ और डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाएँ, है ना। ये इसका मकसद है किसका? IFC का, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं न्यू कॉर्ड के बारे में। तो पहला एक कॉर्ड तो हम नॉर्मल जानते हैं, जो हमारा नॉर्मल कॉर्ड है। नॉर्मल कॉर्ड में कौन कौन आता है, कौन कौन सी ग्रुपिंग है? US है, और कौन है? इंडिया है ना, और कौन है? जापान है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है ना। तो अगर आप वर्ल्ड के मैप पे देखोगे ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है। यहाँ US है, ठीक है, फिर इंडिया आपका इधर आएगा, मतलब US इधर है ना, ऑस्ट्रेलिया इधर आता है, ठीक है, इंडिया इधर आता है ना, और जापान भी आपका इधर आता है। तो इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो इसीलिए इसको क्वाड बोलते हैं, ठीक है। अब नया ऐसा ग्रुपिंग बनाने की नया ऐसा ग्रुप बना है जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यू क्वाड। तो ये न्यू क्वाड क्या है? ये न्यू क्वाड बेसिकली US उसमें है, इंडिया भी उसमें है, ठीक है। 2 कंट्रीज़ अलग ऐड हुई हैं, कौन सी? इज़राइल और UAE, ठीक है। तो इज़राइल और UAE को हमने ऐड किया है इसमें, है ना। तो US इधर आ गया, इंडिया इधर आ गया, है ना, इज़राइल इधर आ गया और UAE इधर आ गया। तो ये भी एक कोऑर्डिनेटर बनना है। देखो मैं ऐसे करके थोड़ा इंडिया को इधर कर दो, इंडिया को थोड़ा इधर कर दो, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर ये भी बन रहा है ना। तो इस टाइप से जो है इज़राइल, UAE, US और इंडिया, इनका ये न्यू कॉर्ड है ना। तो इज़राइल और UAE के बीच में अभी एक फेमस अकॉर्ड साइन हुआ है, क्या नाम है उसका? अब्राहम अकॉर्ड, है ना, पीस एग्रीमेंट, अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। तो ये याद रखना किसके बीच में है? इज़राइल और UAE के बीच में। पूछ लेते हैं, सिंपल है और पूछ भी सकते हैं, बहुत न्यूज़ में रहता है। एम ऑफ द न्यू, इसका एम क्या है? इसका एम भाई क्या क्या एम होता है किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है? कोऑपरेशन इंश्योर करना। कोऑपरेशन हर जगह डाल दो, जहाँ कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आए हर जगह ये डाल दो कि कोऑपरेशन तो करेंगे ही। कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? तो इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है ना। कुछ नहीं आया ना तो ऐसे कोऑपरेशन डाल दिया करो, कोऑपरेशन करेंगे हम बस, है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है इसमें, ठीक है। द ग्रुपिंग विल स्पेसिफिकली लुक फॉर पॉसिबिलिटीज ऑफ अ जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम इस्टेब्लिश करेंगे
ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, है ना, वो इसका मकसद है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करते हैं ना। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, G7 के इनिशिएटिव से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, है ना। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये ये बहुत टाइम से न्यूज़ में है, क्योंकि ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाली हुई है ना। तो हम हर बार अपडेट आता है कि पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में है, फिर कभी डार्क ग्रे लिस्ट में चला जाता है ना। और इसकी दो मेजर लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, है ना। ब्लैक लिस्ट में कौन है? ईरान और नॉर्थ कोरिया, है ना। ईरान और कोरिया जो है वो इसकी ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होता है, सैंक्शंस लग जाते हैं वर्ल्ड वाइड। आपको IMF से लोन नहीं मिलेगा, है ना, आपको कोई लेंड नहीं करेगा, है ना, आपके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, इस टाइप के सैंक्शंस लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ब्लैक लिस्ट ख़राब होता है। ऐसे ही पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट होता है चीज़ें, है ना। ये लिस्ट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि ऐसे देश जो बेसिकली टेरर फाइनेंसिंग को प्रमोट करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड कर रहे हैं ना, जैसे पाकिस्तान करता है मतलब, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ना। तो इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं ना, उनको अगर कोई देश करता है तो उसको हम इनिशियली पहले वार्निंग देते हैं कि भाई आप इन सब पॉइंट्स पे कंप्लाई कर लो, है ना, मत करो ये सब स्टेप्स लो। अगर नहीं करता है तो उसको ग्रे लिस्ट में डालते हैं, फिर कुछ टाइम दिया जाता है ग्रे लिस्ट में कि भाई आप फॉलो करो, नहीं डालते तो फिर ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, है ना। तो ये सब होता है ना, तो इसीलिए बस ये न्यूज़ में था, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? ये एक प्रोग्राम है ना, किसके बीच में पार्टनरशिप, किसके बीच में? नाम में ही पार्टनरशिप है ना। तो नाम में देखो, नाम देखते हैं, चलो नाम देखते हैं, पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना। तो न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? ये जो अभी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इन सब का जो आ रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं ना न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्री 4.0 इसको हम बोल रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और ये सब आ रहा है ना, तो इसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्री 4.0। तो ये जो पार्टनरशिप है इस टॉपिक पे होगी, किस टॉपिक पे? न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टॉपिक पे कुछ देश आपस में पार्टनरशिप करेंगे। अब वो देश कौन से हैं? वो देश हैं ब्रिक्स नेशन, है ना। ब्रिक्स नेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया होता है ना। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं ना। तो ये अपने ब्रिक्स नेशन है, ये बेसिकली पार्टनरशिप करेंगे, है ना। एंड विल फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग फ्रॉम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना, फॉर्म्ड एट द 10th ब्रिक्स समिट इन 2018, ठीक है। तो 2018 में इसको बेसिकली ये वाले पार्टनरशिप को बनाया गया था, है ना। तो ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, नाम बात पहले भी कर चुके हैं बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था, है ना। और 2014 में जो फोर्टलेज़ा की समिट हुई थी ब्रिक्स की ब्राज़ील में, वहाँ पे इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में, है ना। तो ये आपको याद रखना है, समझ आ गया। आगे बढ़े, उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, दैट इज़ AIIB, है ना। तो इसकी 6th एनुअल मीटिंग हुई अभी, है ना। तो क्या है ये? एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्प्रूव करने में काम करता है। कहाँ पे? एशिया और उसके बाद भी, है ना। तो नाम में भले ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, बट इसके बाकी नेशन भी मेंबर है ना। 57 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, करेंटली 80+ इसके मेंबर्स हैं, जिसमें एशिया के भी मेंबर्स हैं और बाहर के भी मेंबर्स हैं, है ना। UPSC ने 2019 में शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, है ना, तो इंपॉर्टेंट वैसे भी है ये, है ना। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? बीजिंग में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। ऑपरेशन कब इसने स्टार्ट किया? 2016 में इसने लॉन्च किया है ना। सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है और बाकी प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है ना। इट एम्स टू कनेक्ट पीपल, सर्विसेज, मार्केट्स दैट ओवर टाइम विल इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियंस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ऐसा कहीं प्रीलिम्स में आ जाए स्टेटमेंट कि भाई इट विल इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियंस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, तो बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, सही मार के आ जाना, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 16th ईस्ट एशिया समिट के बारे में बात करते हैं। 16th ईस्ट एशिया समिट जो है वो ब्रूनई जो है देश, उसने होस्ट करी है ना। इसमें 3 स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया गया। पहली है मेंटल हेल्थ, दूसरा है इकोनॉमिक रिकवरी, है ना, थ्रू टूरिज्म, एंड फिर उसके बाद सस्टेनेबल रिकवरी। तो इन 3 स्टेटमेंट्स को बेसिकली अडॉप्ट किया गया, है ना। इसको को स्पॉन्सर किया है रिकवरी को इस पूरी समिट को को स्पॉन्सर किया है किसने? इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या बात हुई इस वाली समिट में? इसमें हमने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में बात किया जो कि इंडो पैसिफिक फेस कर रहा है। साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के बारे में हमने बात किया। टेररिज्म की जो सिचुएशन बन रही है कोरियन पेनिनसुला में, है ना, और म्यांमार में, उसका इन्होंने डिस्कशन किया, है ना। तो ये सब के बारे में बात हुआ, है ना। ईस्ट एशिया समिट की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था कब? ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, है ना।
इंडो पैसिफिक का प्रीमियर फोरम है ना, जो स्ट्रैटेजिक डायलॉग करता है हर साल, ठीक है। इट इज़ द ओनली लीडर लेड फोरम इन विच ऑल की पार्टनर्स मीट टू डिस्कस पॉलिटी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द इंडो पैसिफिक, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं इंडो पैसिफिक जो फेस कर रहा है, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमी, ये सब सारे जो मेंबर्स हैं इसके वो मिलके इसके ऊपर चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा होती है ना। तो इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का, ये आपको याद रखना है, इंडिया क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप, ठीक है। तो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया है वो यूएस का मेजर डिफेंस पार्टनर है ना। तो क्या मतलब है इसका मेजर डिफेंस पार्टनर का, जो भी यूएस के मेजर डिफेंस पार्टनर्स होते हैं उनके साथ यूएस 4 डिफेंस एग्रीमेंट को साइन करता है, जो है जीसोमिया, लिमोया, कॉमकासा और बेका। तो ये सारे इसने इंडिया के साथ साइन किए हुए हैं। जीसोमिया साइन हुआ था 2002 में, लिमोया साइन हुआ था 2016 में, कॉमकासा हुआ था 2018 में और बेका कब हुआ था 2020 में, ठीक है। तो ये सारे एग्रीमेंट्स बेसिकली यूएस ने इंडिया के साथ साइन किए हुए हैं और इंडिया को टीयर 1 का स्टेटस दिया गया है, जिसमें टीयर 1 का स्टेटस 2018 में इंडिया को दिया गया था एज अ डिफेंस पार्टनर, ठीक है। तो दोनों के बीच में इसमें क्या होता है, 2+2 डायलॉग होता है। 2+2 मतलब 2 लोग यूएस के, 2 लोग इंडिया के। तो वो 2 लोग कौन होते हैं, 2 लोग होते हैं डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ से डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर और फिर इंडिया के डिफेंस और फॉरेन काउंटर पार्ट्स बेसिकली दोनों आपस में बातचीत करते हैं ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे लिए ये 4 एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज़ जीसोमिया, लेमोआ, कॉमकासा और बेका। तो एक एक करके हम देखते हैं कि जीसोमिया में क्या है। तो जीसोमिया बेसिकली का इसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब नाम में देखो क्या है, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है। मिलिट्री इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करने के लिए सिक्योरिटी करनी है हमको मिलिट्री इन्फॉर्मेशन की। तो जो भी यूएस मिलिट्री इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा इंडिया के साथ या इंडिया शेयर करेगा यूएस के साथ, वो एक दूसरे को बेसिकली उसको सेफ गार्ड करना है और उसमें बेसिकली उसकी सिक्योरिटी का इंश्योर करना है ना। जैसे ट्रूप्स की मूवमेंट कहाँ हो रही है ना, ये सब बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये सब जो है वो उसको हम सेफ गार्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जीसोमिया। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि भाई जो इंडिया के जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं या शिप्स हैं वो रिफ्यूलिंग कर सकते हैं यूएस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये इस एग्रीमेंट में है कि भाई दोनों मतलब यूएस के भी कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। द एग्रीमेंट फैसिलिटेट्स द मिलिट्री ऑफ बोथ कंट्रीज टू यूज ईच अदर्स बेसिस फॉर रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेसमेंट पर्पसेस, है ना। तो मान लो कोई तेल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया या मतलब एरोप्लेन में जैसे एटीएफ डलता है तो वो ख़त्म हो गया, है ना। तो वो सब रिप्लेनिशमेंट इन बेसिस से हो सकता है, ठीक है। ये था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद आता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं बेका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्पेशल डेटा होता है, जैसे जो सैटेलाइट का डेटा होता है ना। जैसे आपने वो मूवी देखी है ना, क्या नाम है यार, पोखरान देखी है ना, पोखरान। पोखरान में वो रहता है ना, वो जब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होते हैं ये लोग, तो यूएस के सैटेलाइट्स बेसिकली नज़र रखे होते हैं इंडिया पे कि भाई पोजीशन कब चेंज हो रही है। तो ये क्या है, ये एक स्पेशल डेटा है ना। तो इसी डेटा को शेयर करेंगे, ठीक है। यही इसी टाइप का जो क्लासिफाइड जियो स्पेशल डेटा है और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है ना, उन सबको बेसिकली एक्सेस कर सकता है अब इंडिया, है ना। तो कहीं मान लो चाइना के ट्रूप्स आ रहे हैं इधर इंडिया की बॉर्डर पे, तो यूएस से वो मंगवा सकता है कि भाई बताओ मेरे को कहाँ हैं ये लोग, है ना। तो इस टाइप से जो है वो ये एग्रीमेंट है ना। उसके बाद कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं कॉम कासा। ये क्या करेगा, ये बेसिकली नाम में क्या है, कम्युनिकेशन है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो यूएस के इनक्रिप्टेड और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसको इंडिया यूज़ कर सकता है ना। और इंडिया और यूएस की जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं और जो शिप्स हैं, है ना, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक सिक्योर नेटवर्क के थ्रू, अगर कोई वॉर वगैरह होती है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉम कासा, है ना। तो इसमें बेसिकली जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं यूएस के, वो इंडिया यूज़ कर सकता है और एक दूसरे के जो एयरक्राफ्ट शिप्स और कमांडर्स हैं वो आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे थ्रू अ सिक्योर्ड नेटवर्क, है ना, कम्युनिकेशन करेंगे बेसिकली, है ना। तो दिस इज कॉम कासा, है ना। तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। इसमें हम ज़्यादा नहीं, 2 ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें पहला अब देखते हैं क्या है, पहला दैट इज़ पीएम पोषण शक्ति निर्माण, है ना। तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी मिड डे मील स्कीम है ना, जिसमें हम क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को हॉट मील देते हैं, एक हॉट मील देते हैं, है ना। उसको हम रिप्लेस करेंगे इस स्कीम के साथ, ठीक है। एम ये रहेगा कि हम 1 हॉट कुक्ड मील देंगे, जैसा कि मिड डे मील स्कीम में था। कहाँ पे, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, कब से, 2021 से 22 फिजिकल ईयर से 2025 से 2026 तक, ठीक है। इसमें सारे स्कूल्स कवर्ड होंगे, जो क्लासेस
मतलब सारे स्कूल्स और ऐसे बच्चे जो क्लासेस 1 to 8 जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, है ना। तो ये सब इसमें सेम है, बस मिड डे मील स्कीम जो है ना, उसको बस नाम चेंज करके आप समझ लो कि शक्ति निर्माण कर दिया, और कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की हैं, जैसे अब न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंट होगा, है ना। तो इस टाइप से एक आध दो चीज़ें जो सिग्निफिकेंट नहीं है वो सब ऐड किया है इसमें, है ना। उसके बाद सेक्रेट पोर्टल के बारे में बात करते हैं। तो सेक्रेट पोर्टल क्या है? ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स, इसका फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो बेसिकली इसमें क्या हम करेंगे, इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो एक पोर्टल है जिसमें लोग जॉब्स पोस्ट कर देंगे और सीनियर सिटीजन्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो मतलब कुछ भी ऐसा नॉर्मल सा काम होता है ना जो जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर नहीं होता है, तो वो सब सीनियर सिटीजन्स कर सकते हैं, ताकि हम उनकी जो लाइफ है उसको हम इन्हांस कर सकें, उनको हम सेल्फ रिलायंट बना सकें, है ना। उनकी डिग्निटी इंश्योर कर सकें, उनको एम्पावर कर सकें, है ना। तो उनको उनकी हेल्थ इंश्योर कर सकते हो। मतलब जब आप देखो काम करते रहते हो ना, ये रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट ना इंडिया में बहुत ख़राब है। ऐसा काम आप करो जिसमें रिटायरमेंट में रिटायर होने का आपका मन ही ना करे, है ना। रिटायर होने का मन ही ना करे, ऐसा काम करो। क्योंकि जब आप ऐसा कोई काम करते हो ना जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपका पैशन होता है, तो उसको आप एक्चुअली इन्जॉय करते हो एवरी डे, है ना। जैसे मैं टीचिंग इन्जॉय करता हूँ, तो मेरे को मज़ा आता है भाई पढ़ाने में, है ना। तो इस टाइप से ऐसा कोई काम करो। पैसे तो आ जाएंगे बाद में, है ना। पैसे का मत सोचा करो कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, कमाएंगे कैसे, सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों में, है ना। तो ऐसा काम करो जिसमें आपको रिटायर ना होना पड़े, है ना। तो वही अब देखो, आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? इधर उधर घूमते रहोगे, है ना। मतलब समझ आ रहा है, वो एक सिग्निफिकेंट लाइफ नहीं है, कुछ आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो क्या आप? जब उसके बाद रिटायर होने के बाद भी आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो? अगर आप कर पा रहे हो तो वेरी गुड, है ना। समझ में आ रहा है? तो जैसे जापान में यही कंसेप्ट है, पता है। जापान में मैं बुक पढ़ रहा था इकिगाई करके, तो जापान में वही कंसेप्ट है कि वहाँ पे लोग रिटायर नहीं होते, है ना। वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमेशा थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड इसीलिए जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आप देखोगे ना तो वर्ल्ड में हाईएस्ट है ना। उनका सोशल कम्युनिटी, उनका जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, जो उनका काम करने का तरीका है ना, वो सारा इस वजह से उनका वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड, है ना। 85 और शायद 87 है फीमेल्स के लिए, 87 है मेल्स के लिए, 85 है ना। तो ये सब है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से डेविएट नहीं होता है ना। तो ये समझ में आ गया क्या करेगा, सीनियर सिटीजन के लिए हेल्दी, हैप्पी और एम्पावर्ड लाइफ को इंश्योर करेगा, है ना। यूएनजीए ने 2021 से 2030 को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग बेसिकली डिक्लेयर किया है ना। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? यूनिसेफ ने, है ना। ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? यूनिसेफ ने, ठीक है। लास्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो किसने रिलीज़ किया है? ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी ने मिलकर इसको रिलीज़ किया है ना। तो यूएनडीपी बेसिकली क्या आप याद रखना, यूएनडीपी, है ना, यही ऑप्शन में आएगा जनरली। यूएनडीपी है इसके साथ, इसमें इन्वॉल्व, है ना। उसके साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ना। 2010 से ये लोग बेसिकली यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहा है। कौन कौन से पैरामीटर्स ये लेती है? एजुकेशन लेती है, हेल्थ लेती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 पैरामीटर्स पे ये बेसिकली रैंक करती है ना। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 5 आउट ऑफ 6 जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, ये इस रिपोर्ट ने बोला है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये कहीं डेटा कोड कर सकते हो मेंस वगैरह में, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट बीजिंग डिक्लेरेशन। तो बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है? ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो गर्ल्स के राइट्स के बारे में, जो गर्ल चाइल्ड्स हैं उनके राइट्स के बारे में बात करती है ना। तो ये आपको याद रखना है, बीजिंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना। बीजिंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। कब हुआ था ये? 1995 में हुआ था, है ना, एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन बीजिंग, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट, है ना, 2021। तो ये एक एनजीओ है, उस सेव द चिल्ड्रन, उसने रिलीज़ किया है ना। तो ये आपको याद रखना है। वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ी बॉडी नहीं है जो जिसने रिलीज़ करी है। उसके बाद आगे बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 किसने रिलीज़ किया? ये याद रखना कि ये WHO ने रिलीज़ नहीं किया है, ठीक है। कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में रहेगा, बट ये याद रखना WHO ने नहीं रिलीज़ किया। ये कौन है? वेल्थ लाइफ हंगर है ना, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये लोग इसको रिलीज़ करते हैं, है ना। एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है ना। ये हंगर ट्रैक करता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे, ठीक है। तो सारे लेवल्स पे ये बेसिकली हंगर को ट्रैक करता है ना। तो इसमें 4 पैरामीटर्स पे बेसिकली रैंकिंग होती है, कौन कौन से? चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टैलिटी और अंडर नरिशमेंट। वास्टिंग स्टंटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना। स्टंटिंग मतलब जब हाइट छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू एज, है ना। वास्टिंग मतलब जब हाइट के कंपैरिजन में आपका वेट बहुत कम होता है, दैट इज़ वास्टिंग, है ना।
उसके बाद मोर्टेलिटी आपको पता है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या होती है, जिसमें चाइल्ड अगर ऐसे चिल्ड्रन जो 5 साल से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है तो उसको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं। अंडर नरिशमेंट मतलब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आप अंडर नरिश्ड हो, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर नरिशमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, अब बाकी जो हम सोसाइटी के हैं वो आगे अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। और एक और टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, काफ़ी हम अच्छे स्पीड में चल रहे हैं ना। नवंबर, इस महीने हम नवंबर का भी मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट कर देंगे, अक्टूबर का तो हो ही जाएगा फॉर श्योर, बट नवंबर का भी कोशिश करेंगे कि नवंबर भी हो जाए, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड पढ़ते रहिए। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं, हम MCQs भी शेयर करते हैं, और हमारा MCQ लेक्चर तो खैर हम आप यूट्यूब पे भी डालने लगे हैं, है ना। सो डू फॉलो दैट, इसको देखने के बाद वो MCQ वाला ज़रूर करिए, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम MCQs डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।